मेरी मम्मी हर रोज़ एक नई लड़की लेकर आती और मेरे पापा को इशारा करती। पापा हंसते हुए उस लड़की को कमरे में ले जाते। मुझे समझ में नहीं आता कि पापा उस लड़की के साथ करते क्या हैं। बस अंदर से उस लड़की के रोने की आवाज़ें आती। वह रोते हुए कहती, तुम्हारी बेटी के साथ भी यही होगा जो आज तुम मेरे साथ कर रहे हो। मुझे उन लड़कियों की बातों से डर लगता। एक दिन इस राज का पता लगाने के लिए मैं पापा के कमरे में छुप गई। पर कमरे में जो कुछ भी हुआ उसे देखकर मैं डर गई, क्योंकि मेरे पापा उस लड़की के साथ। शाम का वक्त था, हर तरफ खामोशी थी। तभी हमारे घर का दरवाज़ा खुला और मम्मी के साथ एक लड़की आई। मम्मी दरवाज़ा खोलते हुए उस लड़की के साथ अंदर आ गई और पापा को पुकारने लगी और कहा कि जल्दी से यहाँ आओ। मम्मी की आवाज़ सुनकर पापा दौड़ते हुए आए। मम्मी ने आंखों ही आंखों में पापा को कुछ इशारा किया, जबकि उस लड़की की निगाहें मेरी ही तरफ थीं। मैं बुत्त सी बनी हुई उसे ही देखे जा रही थी। वह बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। पापा जल्दी से आगे बढ़े और उस लड़की का हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गए, जबकि मम्मी की नज़रें मुझ पर थीं। वह मुझसे कहने लगी, क्या हुआ? तुम इतनी सोच में क्यों डूबी हो? जल्दी से उठो और खाना बनाओ। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे खाना टाइम पर चाहिए होता है। मैंने हाँ में अपना सिर हिला दिया था, क्योंकि ये तो हमारे घर का रोज़ाना का ही मसला था। हर शाम हमारे घर एक नई लड़की लाई जाती थी। माँ ने कभी भी पापा से इस बात का ऐतराज़ नहीं किया था कि तुम हर रोज़ नई नई लड़कियों को लाने को क्यों कहते हो। शायद इन दोनों पति पत्नी के बीच हर बात पहले से ही तय थी, जबकि उन्होंने बस मुझे ही इस सब से अनजान करके रखा हुआ था। मैंने कई बार माँ से पूछा भी था कि माँ, आप इतनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ कहाँ से लाती हैं और फिर वह यहाँ आकर क्या करती हैं। माँ मेरी बात सुनकर गुस्से से घूरते हुए कहती, तुम अपने काम से काम रखा करो। मेरी माँ बनने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। माँ का गुस्सा देखकर मेरे सवाल अंदर ही अंदर दबकर रह जाते। अपने घर के इन हालातों को देखकर मेरे अंदर सवाल तो बहुत उठते थे, लेकिन मैं खामोश हो जाती थी, क्योंकि मेरे सवालों का जवाब कोई भी देने वाला नहीं था। मैंने खाना बनाने के बाद मम्मी को खाना दिया और खुद किचन में ही बैठकर खाने लगी। खाना खाने के बाद बर्तन समेटकर मैं सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। मैंने अपने कमरे की खिड़की से झांक कर देखा। मम्मी बाहर बरामदे के तख्त पर आराम से सो रही थीं, लेकिन मुझे तो नींद ही नहीं आ रही थी। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी, क्योंकि मेरी आंखों के सामने बार बार उस लड़की का चेहरा घूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मुझे कुछ कहना चाहती हो, कोई बात हो जो वह मुझे बताना चाहती हो। मैं बहुत देर तक बिस्तर पर करवटें बदलती रही, फिर मजबूर होकर उठकर बैठ गई। मैंने खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो मम्मी बेखबर सो रही थीं। मैं दबे पांव कमरे से बाहर निकली। मेरे कदम पापा के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। आज से पहले तो मुझ में कभी इतनी हिम्मत नहीं आई थी कि मैं रात को पापा के कमरे में जाऊं, पर आज न जाने मेरा खुद पर कोई नियंत्रण क्यों नहीं था। मैं दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, मगर मैं ये देखकर हैरान रह गई कि दरवाजे को तो अंदर से लॉक किया गया था। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया गया था? मैं हक्का बक्का सी खड़ी थी कि तभी मेरे कानों में उस लड़की की आवाज़ें गूंजने लगीं। वह रो रही थी बुरी तरह से और सिसक रही थी। फिर वह कहने लगी, देख लेना, तुम्हारी बेटी के साथ भी यही होगा जो तुम मेरे साथ कर रहे हो, क्योंकि ये मत सोचना कि इसकी तुम्हें माफ़ी मिल जाएगी। तुम पर भी यही वक्त आएगा जब तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बेटी के साथ ये सब कुछ होगा, मगर तुम चाह कर भी इस सब को फिर रोक नहीं पाओगे। तभी मेरे पापा की तेज़ आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। वह कहने लगे, बकवास बंद करो और चुपचाप अपना काम करो। उस लड़की के सिसकने की आवाज़ें
फिर से दोबारा आईं तो मैं डर गई। मैं कांपने लगी। मुझ में खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। इसलिए मैं जल्दी से अपने कमरे में चली आई और अपना सिर पकड़कर बैठ गई। मेरी आंखों से आंसू लगातार बहते ही जा रहे थे। मम्मी पिछले 3 महीनों से जवान जवान लड़कियों को घर लाया करती थी। क्या ये 3 महीनों में आने वाली हर लड़की मुझे इसी तरह से बद्दुआएं देती होगी और यूं ही मेरे पापा के सामने वह लड़कियां गिड़गिड़ाती होंगी? मगर क्यों? मेरे पापा लड़कियों के साथ आखिर ऐसा क्या करते हैं कि लड़कियां रोने लगती थीं और फिर मुझे बद्दुआ देने पर मजबूर हो जाती थीं? इस सवाल ने मेरे सर में दर्द कर दिया था। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। ये सोचते हुए मुझे बैठे बैठे ही सुबह हो गई थी और पापा कमरे से बाहर आ गए थे और पीछे वह लड़की भी थी जिसे मम्मी आज घर लेकर आई थीं। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी। पहले जब वह आई थी वैसी उसकी हालत अब पहले जैसी नहीं थी। मैंने देखा उसकी टांगें कपकपा रही थीं। वह बार बार अपनी टांगों पर हाथ रखते हुए लंगड़ाते हुए चल रही थी। पापा ने झकझोर कर उठाते हुए माँ से कहा, इस लड़की को तुम जहाँ से लेकर आई थीं इसे वहीं छोड़ आओ। मेरा काम अब हो गया है। मम्मी अपनी आंखें मसलते हुए उठीं और फिर उन्होंने लड़की को अपने पीछे आने का इशारा किया। वह लड़की चुपचाप उनके पीछे चली गई। उन दोनों के जाने के बाद पापा मेरे कमरे की तरफ बढ़ने लगे। मैं जल्दी से अपने बिस्तर पर लेट गई और फिर लेटकर सोने का नाटक करने लगी। पापा मेरे पास आए और मुझे आवाज़ देते हुए कहने लगे, पायल, मुझे तो लगता है कि तुम घोड़े बेचकर सो रही हो। जल्दी से उठो, सुबह हो गई है। मैं आंखें मलते हुए उठकर बैठी थी। पापा के चेहरे पर मुझे जरा सी भी थकावट नज़र नहीं आ रही थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह बहुत सुकून महसूस कर रहे हों। पापा मुझे जगाकर कमरे से बाहर जाने लगे तो मैंने उनका हाथ पकड़ते हुए उन्हें रोक लिया और उनसे कहा, पापा मेरे पास बैठिए। पापा ने मुझे बड़े गौर से देखा और फिर बैठते हुए कहने लगे, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने सर हिला दिया और कहा, पापा आप कब जागे? मेरे सवाल से वह घबरा गए थे। ऐसा लग रहा था कि वह मेरे सवाल से परेशान हो गए हों। फिर उन्होंने कहा, थोड़ी देर पहले ही जागा हूँ। मैं बहुत परेशान थी, इसीलिए फूट फूट कर रोने लगी और कहा, पापा मुझे रात भर बहुत डरावने सपने आते रहे। कल शाम मम्मी जिस लड़की को घर लेकर आई थी वह मेरे सपने में आई और मुझे डरा रही थी। पापा वह लड़की कहाँ पर है और मम्मी उस लड़की को क्यों लेकर आई थी? पापा मेरे सवालों का जवाब नहीं देना चाहते थे। वह इधर उधर देख रहे थे कि किसी तरह से वह मेरे इन सभी सवालों से बच जाएं। पहले जब मैं पापा से कोई भी सवाल करती थी तो वह मुझे डांट देते थे, पर आज मैं बहुत रो रही थी और मैंने झूठ भी बोल दिया था कि वह लड़की मेरे सपने में आई थी। बहुत सोच विचार के बाद पापा ने बताया कि वो लड़की तुम्हारी माँ के किसी जानने वालों के घर की थी। उसके पति ने उसे घर से निकाल दिया था तो वह उसे अपने साथ घर लेकर आई थी और जब तुम सो गई तो उस लड़की का पति और उसके सास ससुर हमारे घर आए थे और उस लड़की को मनाकर अपने साथ लेकर चले गए। पापा ने आखिरकार झूठ बोल ही दिया था। मैंने कहा, पापा पर माँ तो हर रोज़ कोई ना कोई लड़की लेकर आती हैं, तो क्या हर लड़की की यही परेशानी होती है? पापा ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, इस दुनिया में हर इंसान की अपनी कोई न कोई मजबूरी होती ही है। यहाँ जो भी लड़की आती है अपनी किसी न किसी परेशानी की वजह से ही आती है। तुम अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो। चलो उठो, हाथ मुंह धो लो और मेरे लिए चाय बना दो। इतना कहकर पापा कमरे से बाहर निकल गए। पापा के इतना समझाने पर भी मेरे दिमाग में बहुत से सवाल अभी भी थे, क्योंकि मुझे पता था कि पापा ने सच नहीं बोला है, वह झूठ बोल रहे थे। खैर, मेरे दिन किसी तरह से गुजरे। शाम हुई तो मैं फिर से बरामदे की चारपाई पर बैठ गई। पापा मुझे उठाते हुए कहने लगे, पायल जल्दी उठो, लगता है आंधी आने वाली है। घर के सभी दरवाजे जल्दी से बंद कर लो।
मैं समझ गई थी कि पापा मुझे इसीलिए यहाँ से हटाना चाहते हैं कि मैं कुछ भी जान ना सकूं कि माँ आज किस लड़की को घर लेकर आएंगी। मैंने कहा, हाँ अभी जाती हूँ। मैंने पापा को अपनी बातों में उलझाए रखा कि तभी हमारे गेट का दरवाज़ा खुला और माँ गेट के अंदर आई और एक जवान सी लड़की उनके पीछे ही थी। आज आने वाली लड़की भी बहुत घबराई हुई थी। मैं जल्दी से उठकर बैठ गई और उससे पूछा कि तुम कौन हो। मैंने उस लड़की से सवाल किया, मगर इससे पहले कि वह कुछ जवाब दे पाती, पापा उस लड़की का हाथ पकड़कर उसे जल्दी से अपने कमरे में लेकर चले गए और फिर जोर से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। उसके जाने के बाद माँ ने मुझे घूरते हुए कहा, ये क्या कर रही थी तुम? मैं घबरा गई थी क्योंकि मुझे माँ के गुस्से से बहुत डर लगता था। मैंने कहा, कुछ नहीं माँ, बस वह लड़की अच्छी लग रही थी, इसीलिए मैंने बात कर ली। माँ ने कहा, खबरदार, जो आज के बाद तुमने किसी लड़की से बात भी की, चलो जाओ खाना बनाओ जाकर। तब तक मैं कुछ ज़रूरी काम कर लेती हूँ और फिर मुझे खाना परस कर देना। मैं फिर खाना बनाने चली गई। मैं चाहती थी कि माँ आज भी जल्द से जल्द सो जाएं, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि क्या आज आने वाली लड़की भी मुझे बद्दुआएं देगी या नहीं। धीरे धीरे यूं ही वक्त गुजर रहा था और फिर पूरे घर में माँ के खर्राटे गूंजने लगे। मैं जल्दी से उठी और बाहर निकल गई। मेरे कदम पापा के कमरे की तरफ बढ़ने लगे और दरवाजे से जाकर मैं चिपक कर खड़ी हो गई। पापा के कमरे से उस लड़की के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। वह लड़की रो रही थी, आहें भर रही थी। पापा ने गुस्से में कहा, बस अब ज़्यादा नाटक मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारा वह हाल करूँगा कि सारी ज़िंदगी तुम याद रखोगी। जल्दी से अपना काम करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस लड़की ने कहा, मुझे तो तुम्हारे ऊपर बहुत हैरानी हो रही है कि तुम कैसे आदमी हो। तुम्हारी खुद की एक जवान बेटी है, अगर कल को कोई आदमी उसके साथ भी यही सब करेगा तो क्या तुम उसे करने दोगे? एक बात याद रखना, आज जो तुम मेरे साथ कर रहे हो, कल को तुम्हारी बेटी के सामने ज़रूर आएगा। उसकी बात सुनकर मैं थर थर काँपने लगी थी। मेरा खुद पर कोई काबू नहीं था। मैं चाहती थी कि दरवाज़ा खटखटाकर उस लड़की की मदद करूं कि फिर तभी मम्मी के खर्राटे थम गए थे और मैं जल्दी से भागकर अपने कमरे में आ गई। आज मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि हमारे घर में ज़रूर कुछ ऐसा हो रहा था जो गलत था, मगर वह क्या था उसका जवाब फ़िलहाल मेरे पास नहीं था। फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि ये जो कुछ भी मेरे घर पर हो रहा है उसका पता तो मैं लगाकर ही रहूँगी। पहले तो मैं बड़ी बेखबरी से ज़िंदगी गुजार रही थी, पर अब मैं चौकन्ना हो गई थी। अब मैं अपने घर के छोटे छोटे मामलों पर भी बड़ी गहरी निगाह रखा करती थी। यहाँ कौन आता है, कौन जाता है। मेरी माँ की एक सहेली थी, आशा आंटी, जो अक्सर ये हमारे घर आया करती थी। वह जब भी हमारे घर आती, माँ उन्हें अपने कमरे में ले जाती और फिर दोनों सहेलियाँ न जाने घंटों आपस में क्या बातें करती थीं कि उन्हें दुनिया की कोई खबर ही नहीं रहती थी। मुझे इस बात का पूरा यकीन था कि माँ के इस राज से आशा आंटी ज़रूर वाकिफ़ होंगी। मुझे इस बात का भी अंदाज़ा था कि वह माँ के इस राज से पर्दा हरगिज़ नहीं हटाएंगी। फिर भी मैं अपनी कोशिश करके देखना चाहती थी। शुरू से ही आंटी मुझसे अच्छे से बात करती थी और कोई भी नया कपड़ा खरीदना या सिलवाना होता है तो नए फैशन के बारे में मुझसे पूछा करती थी, क्योंकि उनका कहना था कि मैं आज के ज़माने की लड़की हूँ तो मुझे नए फैशन के बारे में ज़्यादा पता होगा। एक दिन वह मेरे घर आई तो मेरे बारे में पूछने लगी। मैं उनसे नज़र बचाकर छत पर चली गई। छत पर जाने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं उनसे अकेले में बात कर सकूं, क्योंकि माँ के सामने इस बारे में बात करना तो नामुमकिन था। थोड़ी देर के बाद माँ की आवाज़ आई, पायल तुम कहाँ हो? देखो तो आंटी तुमसे मिलना चाहती हैं। मैंने माँ से कहा, माँ मैं छत पर हूँ, बहुत अच्छी हवा चल रही है, आंटी से बोल दीजिए कि वह भी छत पर ही आ जाएं।
मेरे कहने पर माँ ने आंटी को छत पर भेज दिया। आंटी मुझसे पूछने लगी कि आजकल के फैशन में कौन सा सूट है, मुझे बताओ, मुझे कपड़े सिलवाने हैं। मैंने जानबूझकर उनसे कहा, आंटी आज के फैशन में तो पैंट चल रहा है। माँ जिस लड़की को कल घर लेकर आई थी वह सूट के साथ पैंट पहने हुई थी, उसके ऊपर वह बहुत जच रहा था। मेरी बात सुनकर आशा आंटी ने हैरानी से पूछा, क्या कल तुम्हारे घर कोई मेहमान आया था और तुम किस लड़की की बात कर रही हो? तुम्हारी माँ ने तो मुझसे एक बार भी जिक्र नहीं किया। मुझे लगा कि आंटी मुझसे छुपा रही हैं। मैंने कहा, नहीं, ऐसा कोई मेहमान नहीं आया था, वही हर रोज़ आने वाली लड़कियाँ। माँ हर रोज़ कोई ना कोई लड़की लेकर आती है और पापा उन्हें कमरे में ले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद वह लड़कियाँ रात भर कमरे में ही अपना समय बिताती हैं और सुबह होने से पहले चली जाती हैं। आशा आंटी के चेहरे की तो हवाइयाँ ही उड़ गई थीं। वह कहने लगी, मेरे अलावा भी तुम्हारी माँ की कोई सहेली है क्या, या फिर वह तुम्हारे पापा के जानने वाली हैं? मैं चाहती थी कि मैं ऐसी बात करूं कि आशा आंटी सारी हकीकत मुझे अपने आप ही बता दें। मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता ये माँ की सहेलियाँ हैं या फिर कुछ और। अगर वह माँ की सहेलियाँ होती तो फिर पापा उन्हें कमरे में क्यों लेकर जाते और वह क्यों रोने लग जाती? आशा आंटी अपने कपड़ों के बारे में पूछना भूल चुकी थी। वह मुझसे कहने लगी, पायल, तुम ये क्या कह रही हो? ये तुम किस तरह की बातें आज तुम मुझे बता रही हो? मेरा तो बरसों से तुम लोगों के घर आना जाना है, फिर मुझे आज तक इन सब बातों का पता क्यों नहीं चला? आंटी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थीं। आंटी की इस तरह की बातों से मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि शायद वह भी कुछ नहीं जानती हैं और वह मेरे सामने झूठ भी नहीं बोल रही हैं। मैंने कहा, आंटी, अगर माँ ने आपको इस बारे में नहीं बताया तो जाहिर सी बात है कि ये बात ही अंदर की बात होगी, और अगर आप माँ से इस बारे में पूछेंगी तो उनका शक सीधा मुझ पर ही जाएगा, इसीलिए आप उनसे कुछ भी मत पूछिएगा। आंटी ने सहमति में अपना सिर हिला दिया और मेरा हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम्हें कुछ अंदाजा है क्या कि तुम्हारे पापा के कमरे में क्या होता है? मैंने कहा, नहीं आंटी, पर सच कहूँ तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताई थी कि शायद आपको इस बारे में कुछ पता हो। मुझे उन लड़कियों के रोने की आवाज़ें बहुत परेशान करती हैं। अब आप ही मुझे बताएं कि मैं उनकी मदद कैसे करूं? आशा आंटी मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगी कि फिक्र ना करो, हम दोनों मिलकर इस मसले का कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल ही लेंगे। मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तुम्हारी माँ सच्चाई बताने के लिए मजबूर हो जाएंगी और फिर मैं वह सारी बात तुम्हें बता दूंगी। मैंने सहमति में अपना सिर हिला दिया और कहने लगी, आंटी, जैसे तैसे करके जल्द ही इस बारे में पता कर लीजिएगा। आशा आंटी बहुत अच्छी औरत थीं। मैंने उनकी जिम्मेदारी पर ये काम लगा दिया था तो मुझे बहुत तसल्ली मिली। इधर अभी भी माँ और पापा का वही रूटीन जारी था। माँ हर रोज़ नई नई लड़कियों को लेकर आती और पापा उन लड़कियों को अपने साथ कमरे में लेकर जाते। आशा आंटी पूरे एक हफ्ते के बाद हमारे घर आई थीं। तब मैं अपने कमरे में बैठी हुई पढ़ाई कर रही थी। फिर मैं पढ़ाई छोड़ खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। आंटी ने माँ से पूछा कि कल रात तुम्हारे साथ कौन सी लड़की आई थी? माँ उस वक्त पानी पी रही थी। आशा आंटी की ऐसी बात सुनकर उनके गले में पानी अटक गया। वह खांसने लगीं। माँ की खांसी खत्म हुई तो आंटी ने अपना सवाल फिर से दोहराया। उन्होंने कहा, बताओ, कल तुम्हारे घर कौन आया था? माँ ने कहा, आशा, तुम ये क्या कह रही हो? हमारे घर कौन आएगा? आंटी ने कहा, रेखा, तुम भी कमाल करती हो। कल मैंने अपनी आंखों से देखा था कि कोई लड़की रात को 8 बजे के बाद तुम्हारे घर आई थी। मैं तो उसी मेहमान से मिलने आई हूँ। मुझे लगा शायद वह तुम्हारी कोई रिश्तेदार होगी। माँ ने बात को संभालते हुए जल्दी से कहा, अच्छा अच्छा,
वह लड़की, वह तो बस थोड़ी देर के लिए ही आई थी, इसलिए मेरे दिमाग से उसका ख्याल उतर गया था। दरअसल वह पायल के पापा की एक रिश्तेदार थी। ऐसे ही खड़े खड़े हमसे मिलने आई थी। आशा आंटी बोली, अच्छा पायल कहाँ पर है? मैंने उसे फैशन के मुताबिक सूट के बारे में पूछा था। उसने कहा था कि इंटरनेट पर सर्च करके बताऊंगी, पर अभी तक उसने नहीं बताया। माँ ने आशा आंटी को मेरे कमरे की तरफ इशारा कर दिया। आंटी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, पायल, तुम्हारी माँ इतनी आसानी से अपना कोई राज हमें नहीं बताएगी। उसके खातिर हमें बहुत कुछ करना होगा। मैं एक मोबाइल छुपा कर लाई हूँ तुम्हारे लिए। अगर मैं और तुम ज़्यादा बातें करेंगे तो तुम्हारी माँ को शक हो जाएगा, इसलिए मैं मोबाइल पर तुम्हारे साथ बात करूँगी। मैंने उनसे जल्दी से मोबाइल लेकर अपनी किताबों में छुपा लिया था। रात हुई और फिर से एक लड़की हमारे घर लाई हुई थी और पापा उस लड़की को लेकर अपने कमरे में चले गए और माँ कुछ देर के बाद खर्राटे लेने लगी। मैंने जल्दी से आशा आंटी को फ़ोन मिलाया। उन्होंने कहा, हाँ पायल बोलो, क्या तुम्हारे हाथ कोई सुराग लगा? मैंने कहा, आंटी आज फिर एक लड़की घर आई है। पापा उस लड़की को अपने कमरे में ले गए हैं और माँ खर्राटे ले रही हैं। आंटी ने कहा, पायल क्या तुम इस वक्त घर से निकल सकती हो, लेकिन बचकर निकलना ताकि किसी को पता ना चले, फिर हम दोनों मिल बैठकर कुछ करते हैं। मैंने कहा, ठीक है मैं आती हूँ। मेरे आने की खबर सुनकर आशा आंटी बहुत खुश हो गईं। उन्होंने कहा, तुम अपने गेट से निकलो, मैं वहीं आती हूँ। मैंने दबे कदमों से जाकर गेट खोला और गेट के बाहर आ गई। सामने ही आशा आंटी खड़ी हुई थी। वह मेरा हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगी। उन्होंने कहा, चलो पहले मेरे घर चलते हैं, वहीं पर कुछ सोचेंगे। उनके कहे मुताबिक मैं उनके घर जाने लगी। मैंने आशा आंटी का घर पहले कभी नहीं देखा था, पर उनके घर में कदम रखते ही मैं ये देखकर दंग रह गई थी कि उनका घर तो बहुत ही खूबसूरत था और उनके घर पर दुनिया जहान की सारी चीज़ें मौजूद थीं। मुझे ये सब देखकर बहुत हैरत हुई थी, क्योंकि आशा आंटी विधवा औरत थीं। उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए थे कि वह अपना घर इतना अच्छा बनवाती। वह मेरा हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले गईं। मैंने कहा, आशा आंटी इस मसले का हम क्या हल निकालें? आंटी ने कहा, पायल इस बारे में बात करने के लिए अभी तो पूरी रात बाकी है। यही कहते हुए आशा आंटी ने अपनी अलमारी से मुझे एक लहंगा निकाल कर दिया और कहने लगी, पायल मैं चाहती हूँ कि तुम ये लहंगा पहन लो। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा और कहने लगी, ये क्या आंटी, हम अपना काम करने आए हैं और आप हो कि मुझे लहंगा पहना रही हैं। आंटी ने गुस्से से कहा, बस मैं जैसा जैसा कहती जा रही हूँ चुपचाप वैसा वैसा करती जाओ। मैंने कहा, पर आंटी। उन्होंने कहा, प्लीज़ मेरी खातिर ये पहन लो, ये लहंगा भी उस राज के बारे में पता लगाने में बहुत काम आएगा। मुझे आंटी की बातें कुछ समझ में नहीं आ रही थीं, लेकिन उनके काफ़ी ज़्यादा कहने के बाद मैंने वह लहंगा पहना। लहंगा पहनने के बाद वह मेरा मेकअप करने लगी। मैंने शीशे में अपने आप को देखा तो मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। आंटी मुझे तैयार करके एक दूसरे कमरे में ले गईं, पर वहां जाते ही मैं हैरान रह गई। वहां पर एक कालीन बिछी हुई थी और वहां पर मर्द बैठे हुए थे। आंटी ने कहा, पायल अब तुम नाचना शुरू करो। आंटी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैंने कहा, पर आंटी आप ये क्या कह रही हैं? हम तो किसी और काम के लिए आए हैं। आंटी ने मुझे घूरते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें इन मर्दों के हवाले कर दूंगी। उनकी बातों से मैं डर गई और ना चाहते हुए भी मैं नाचने लगी और सारी रात मैं नाचती रह गई। सुबह होते ही सारे लोग वहाँ से चले गए। उसके बाद आंटी ने बहुत सारे पैसे मेरे सामने रख दिए। उन्होंने कहा, पायल ये लो, ये तुम्हारी आज रात की कमाई है। मैंने रोते हुए कहा, पर आंटी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आंटी की भी आंखें नम थीं। वह रोते हुए मुझसे कहने लगी, आज से लगभग 15 साल पहले की बात है।
मैं जैसे ही कॉलेज जाने के लिए निकली, तभी एक गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी और देखते ही देखते उस गाड़ी में बैठे लोगों ने मुझे अंदर खींच लिया था। मैं चीखती चिल्लाती रही, मगर किसी ने मेरी एक भी ना सुनी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। और तुम्हें अंदाज़ा है कि उस गाड़ी में बैठे लोग मुझे कहाँ लेकर आए? वह मुझे तुम्हारी माँ के घर लेकर आए थे। तुम्हारे पापा ये घिनौना धंधा करते हैं। वह लड़कियों को अगवा कर उन्हें नाचने गाने पर मजबूर कर देते हैं। तुम्हें बताया गया है कि मैं विधवा हूँ, पर जबकि असल में तो मेरी कभी शादी ही नहीं हुई। मैं कई साल तुम्हारे माँ पापा के लिए नाचती रही, और जब मेरी उम्र ढल गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि आशा, तुम अपनी ज़िंदगी अब अपने हिसाब से जी सकती हो। मैं अपना गुजर बसर करने लगी और धीरे धीरे करके वही काम शुरू कर दिया। जब मेरे पास पैसे आ गए तो मैंने एक अच्छा सा घर बनवाया, पर मैं किसी भी लड़की की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर ये काम नहीं करवाती, बल्कि जब लड़कियां खुद मेरे पास आती हैं। पर जबकि तुम्हारे माँ बाप आज भी मासूम लड़कियों को अगवा कर उनसे ये धंधा करवाते हैं। पर मुझे इस बात का थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हारे पापा आज भी यही सब करते हैं। मुझे लगा तुम्हारे बड़े होने के बाद उन लोगों ने ये काम छोड़ दिया है, पर जब तुमने उस दिन बताया तो मैं समझ गई थी कि तुम्हारी माँ उन लड़कियों को झांसे से घर लाकर क्या काम करवाती होगी, और वह अभी भी अपने काम से बाज नहीं आए हैं। आंटी की बात सुनकर मैं तो बुरी तरह से सदमे में आ गई थी। मैं सोचने लगी कि क्या मेरे माँ बाप इतना गलत काम करते हैं। यह सोचते सोचते मेरा दिमाग खराब होने लगा, और सुबह हुई तो मेरी गुमशुदगी की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। पर किसी को कानो कान ये खबर नहीं थी कि मैं आशा आंटी के घर पर ही हूँ। माँ मुझे ढूंढते हुए घबराकर आशा आंटी के घर पर आईं और कहने लगी, आशा, तुम्हें पता है क्या कि मेरी बेटी कहाँ चली गई? तुम दोनों तो आपस में बहुत सारी बातें करते थे। क्या उसने तुम्हें इस बारे में कुछ बताया कि वह कहाँ गई होगी? कोई लड़के का चक्कर तो नहीं है? अगर ऐसी कोई बात है तो तुम मुझे बता दो। मैं पागलों की तरह सुबह से उसे ढूंढ रही हूँ। आशा आंटी ने हंसकर कहा, तुम लोगों ने मेरे साथ जो भी किया वह याद है ना? और फिर चोरी छुपे ना जाने तुमने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की। मुझे तो लगता है उसी की सजा तुम्हें मिली है। उन दोनों में यही बातें अभी हो रही थीं कि तभी मैं बाहर आई। माँ मुझे देखते ही मेरे पास आई और कहने लगी, मेरी बच्ची, तू कहाँ चली गई थी और आज ये क्या पहना है तूने? मैंने कहा, माँ, आज आपकी बेटी कुछ घंटे के लिए गायब हुई तो आप इतनी घबरा गईं, और आप और पापा जिन मासूम लड़कियों को अगवा करके लाते हैं उनसे गलत काम करवाते हैं, तब आप लोगों को थोड़ा भी ये एहसास नहीं होता कि उनके माँ बाप पर क्या गुजरती होगी? वह भी तो किसी की बेटियां होंगी। माँ ने कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, मैं आपको और पापा को एक ही शर्त पर माफ़ कर सकती हूँ, अगर आप दोनों ये काम करना छोड़ देंगे। माँ रोते हुए कहने लगी, ठीक है बेटा, मैं तुमसे वादा करती हूँ आज के बाद मैं और तुम्हारे पापा ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। उस दिन माँ और पापा दोनों जिस तरह से मेरे लिए तड़पे थे, उससे उन्हें एहसास हो गया था कि वह जिन मासूम लड़कियों को लेकर आते हैं वह भी किसी की बेटियां होती हैं। और उस दिन से जब उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया और जब उन पर खुद ये सारी चीज़ें बीती, तब उन्हें पता चला कि वो अब तक कितना गलत काम करते आए थे। इसलिए मेरे माँ बाप ने फिर उस गलत काम को छोड़ दिया और हम लोग हंसी खुशी एक दूसरे के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिखेगा।
जो बिल्कुल ऐसा दिखता है जैसा कि हार्ट शेप में बना हुआ साइन है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।